हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। अपना आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्टेराइल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेराइल जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं। तो स्टेराइल ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जो क्या रहते हैं, फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डोजेस फॉर्म या उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं रहेंगे, वो फ्री फ्रॉम रहेंगे। जैसे कि ओरल डोजेस फॉर्म रहते हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है, उसके ऊपर वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट उसकी पर्टिकुलर काउंट होता है, लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा वो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। पर जब हम बात करते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट की, तो स्टेराइल प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना नहीं चाहिए। इसका रीज़न है कि स्टेराइल डोजेस फॉर्म में वो डोजेस फॉर्म आती है जो अपनी सीधा बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन में डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो सीधा आई के अंदर यूज़ की जाती है। इसी तरह पेरेंटल प्रोडक्ट, पेरेंटल में आपको पता है आईवी सीधा इंट्रावेनस दी जाती है, अपने ब्लड के अंदर इंजेक्शन लगा जाता है। आईए में तो आईए भी हम मसल के अंदर लगाते हैं। सबक्यूटेनियस के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो सारे अपने बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। अगर उसके अंदर ही ऑर्गेनिज्म होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सीधा अपनी बॉडी के अंदर जाएगा और वो क्या करेगा, अपने को इन्फेक्शन कर लेगा या फिर डिजीज़ हो जाएगी उसकी वजह से। हम मेडिसिन लेते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए, डिजीज़ पैदा करने के लिए नहीं। तो ये सब हम पढ़ते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट के अंदर, ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल और इरिगेटिंग सॉल्यूशन के बारे में। इरिगेटिंग सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन रहते हैं जो अपने बॉडी के ऑर्गन के ऊपर ऑर्गन को क्लीन करने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि वेजाइनल इरिगेटिंग सॉल्यूशन रहते हैं जिसमें वॉश की जाता है, जो इंस्पेक्शन वाला एरिया होता है उसको वॉश किया जाता है इरिगेटिंग सॉल्यूशन के अंदर। तो आज का जो अपना ये लेक्चर है ये स्टेराइल प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये पूरा चैप्टर मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। पहला जो पार्ट है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो अभी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, और टोटल इस पूरे 2 पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको एरिया के बारे में। जहाँ पे भी स्टेराइल प्रोडक्ट बनता है तो वो एरिया खुद स्टेराइल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस एरिया के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो फिर अपना प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो एरिया कैसा होना चाहिए, एरिया की क्या कंडीशंस रहती है, क्या क्या लगा रहता है एरिया के अंदर, वो सब चीज़ें हम एरिया के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म, कौन कौन सी डोजेस फॉर्म है। तो ऊपर मैंने तीनों डोजेस फॉर्म बताई है। जैसे कि पेरेंटल है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म जो बनती है तो वो पेरेंटल डोजेस फॉर्म के अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं और एडजुवेंट यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से एडजुवेंट यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, एक्वस के लिए कौन से व्हीकल है, नॉन एक्वस के लिए कौन से व्हीकल्स है, वो सारे हम डोजेस फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे सब चीज़ें। फिर जब हम डोजेस फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे फिर हम पढ़ेंगे कंटेनर के अंदर। जब अपना प्रोडक्ट बन जाता है तो फाइनली हमें उसको किसी कंटेनर के अंदर क्या करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। जैसे कि पेरेंटल है तो पेरेंटल को हम एम्प्यूल्स के अंदर और दूसरा वायल्स के अंदर क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं। तो ये जो एम्प्यूल्स के अंदर पैक करते हैं, वायल्स के अंदर पैक करते हैं, तो एम्प्यूल्स की ग्लास कौन सी यूज़ की जाती है, वायल्स की ग्लास कौन सी यूज़ की जाती है, तो ग्लास के डिफरेंट टाइप रहते हैं, तो उन ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर प्लास्टिक का ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है तो प्लास्टिक कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, पॉलीथिलीन यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या रेशियो रहता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको पता है कंटेनर के ऊपर क्लोजर रहता है, जैसे वाइल्स के ऊपर रबड़ का क्लोजर रहता है, तो रबड़ का क्लोजर के अंदर क्या क्या रेशियो, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। रबड़ किसकी चीज़ है, रबड़ में क्या क्या मिलाया जाता है, उसको स्लिपरी बनाने में लिए क्या क्या उसके अंदर डाला जाता है, तो वो सब चीज़ें हम कंटेनर्स के अंदर पढ़ेंगे। जब अपना ये पूरा स्टाइल प्रोडक्ट के ऊपर से पूरा कवर हो जाएगा फिर फाइनली हम देखेंगे कि हमने जो स्टाइल प्रोडक्ट बनाया है तो वो स्टाइल है कि नहीं है। तो उसका एवोल्यूशन पैरामीटर टेस्ट रहते हैं, पायरोजन टेस्ट करते हैं और भी बहुत सारे आइसोटोनिक वाला टेस्ट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं, किस में दे पढ़ते हैं, ये सब हम एवोल्यूशन टेस्ट के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एरिया देखेंगे कि जो भी जहाँ पे भी स्टाइल प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले हम लेआउट देखेंगे किस टाइप का एक जनरल एरिया होता है, उसके बाद हम एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी रहती है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जनरल एरिया बना रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये सिस्टम कैसा रहता है। तो सपोज करिए एंट्रेंस से, तो इस एंट्रेंस से पहले एक ऐसा एयरलॉक सिस्टम रहता है। इस एयरलॉक का जो प्रेशर रहता है एयर का वो पॉजिटिव रहता है। तो होता क्या है, जैसे आप एंट्रेंस से यहाँ एंटर करते हो आपको इस एयरलॉक से निकलना पड़ता है और यहाँ आप एयरलॉक से बाहर निकल जाते हो। तो जैसे यहाँ पे आप इसका जो एयरलॉक का गेट खोलोगे या यहाँ पे गेट खोलोगे तो एयर हमेशा अंदर से बाहर की ओर आएगी, मतलब इस एयरलॉक सिस्टम से एयर हमेशा बाहर की ओर जाती है। तो इससे ये रहता है कि
बाहर का यहाँ का जो भी कोई बैक्टीरिया है या वो कोई भी मतलब पार्टिकल है वो इस एयरलॉक के अंदर नहीं आएगा। और यहाँ का भी कोई पार्टिकल कोई ड्रग का या मतलब इनसाइड जा रहा है हम एरिया के अंदर, तो सपोज करो इसके अंदर ड्रग का कोई पार्टिकल वगैरह वो भी इस एयरलॉक से बाहर की ओर ना जाए, मतलब सब कुछ इसके अंदर ही रहे। अब जैसे आप एयरलॉक के अंदर आओगे तो एक कॉरिडोर सिस्टम पूरा रहता है। अब यहाँ पे जाके जो अपना एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो यहाँ से एंट्रेंस होता है। तो आप सपोज करो यहाँ पे स्टोरेज रूम है जहाँ पे हम मटेरियल वगैरह स्टोर करते हैं अपना, और यहीं से दूसरा कनेक्टेड रूम रहता है। उस रूम के अंदर क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पे मेडिकमेंट बनाया जाता है, तो इसमें आपको पता है मेडिकमेंट में एपीआई है और एडजुवेंट है और व्हीकल्स है, वो सब मिक्स करके मेडिकमेंट बनाया जाता है। और जैसे मेडिकमेंट बनता है तो एक और रूम रहता है इसके अंदर जिसको फीलिंग एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है फीलिंग होता है। और जैसे फीलिंग हो जाता है फिर फाइनली क्या करते हैं इस मटेरियल को हम एक अलग से क्वारंटाइन एरिया रहता है उसके अंदर हम क्या करते हैं इसको स्टोर कर लेते हैं। ये होता है क्वारंटाइन एरिया, ये फीलिंग एरिया रहता है, ये मेडिकमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया रहता है। तो इस टाइप का ये पूरा सिस्टम रहता है, यहाँ पे स्टोरेज रूम रहता है। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अभी हमने लेआउट सिस्टम देखा स्टेराइल डोजेज फॉर्म बनने वाले एरिया का। तो कभी भी लेआउट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता है, पर हम देखेंगे कि जो एरिया होता है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होता है उस एरिया के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है उसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आता है। तो पहला ऐसा है कि जितने भी एरिया होता है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि जो स्टेराइल डोजेज फॉर्म बनता है वो एरिया कौन सा होता है, तो वो क्लास 100 का एरिया होता है। अब ये क्लास 100 का एरिया क्या है वो हम जानेंगे। तो क्लास 100 का एरिया का मतलब ये हुआ कि उस एरिया के अंदर 0.5 माइक्रो के जो पार्टिकल है वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे पर क्यूबिक फुट के अंदर। मतलब ये बहुत बड़ा एरिया आपने है, इस एरिया का आपने छोटा सा एक एरिया सेलेक्ट किया, पर क्यूबिक फुट एरिया सेलेक्ट किया। इस एरिया के अंदर आपने पार्टिकल देखे 0.5 माइक्रो पार्टिकल देखे तो वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो उस एरिया को हम बोलते हैं क्लास 100 क्लीन रूम बोलते हैं उस एरिया को। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो भी स्टेराइल डोजेज फॉर्म बनते हैं उनके लिए कौन सी क्लास का एरिया यूज़ किया जाता है। तो वहाँ ऑप्शन में दिया जाएगा 100 क्लास का एरिया, 10 क्लास का एरिया, उसमें नीचे ऑप्शन में 1000 क्लास का एरिया, 10,000 क्लास का एरिया। तो वहाँ 100 क्लास का एरिया यूज़ किया जाता है स्टेराइल डोजेज फॉर्म बनाने में। तो आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा पूछते हैं कि ये 100 क्लास का मतलब क्या हुआ, 0.5 माइक्रो के पार्टिकल नॉट मोर देन 100 होने चाहिए पर क्यूबिक एरिया में। कई बार ऑप्शन में आएगा 0.3 माइक्रो के भी आएगा तो वो गलत हो जाएगा, 0.5 रहना चाहिए। और एक ISO क्लासरूम रहता है जिसके अंदर हम बहुत सारे एरिया डिफाइन किए गए हैं ISO के अकॉर्डिंग, ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4। तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो सब एरिया के अंदर कंडीशन दिख जाएगी कौन से साइज़ के पार्टिकल कितने नहीं होने चाहिए ISO 1 के अंदर, ISO 2 में क्या कंडीशन है। तो इसी तरह एग्जाम क्वेश्चन आता है कि कौन सा ISO पेरेंटल डोजेज फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ISO 5, एक तो क्लास 100, दूसरा ISO 5। ISO 5 को ही हम क्लास 100 एरिया बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो भी एरिया होता है उस एरिया के अंदर जो एयर आती है तो वो एयर डायरेक्टली नहीं आती, उस एयर को एक फ़िल्टर से गुजरना पड़ता है। तो उस फिल्टर का नाम क्या है, तो उस फिल्टर का नाम है हेपा फिल्टर। तो मतलब जितनी भी पेरेंटल एरिया के अंदर एयर आती है बाहर से वो एयर फिल्टर होके आती है हेपा फिल्टर से। तो हेपा फिल्टर की सबसे पहले तो डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं। तो पहले डेफिनेशन मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, हाई एफिकेसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। हेपा फिल्टर की फुल फॉर्म क्या है, हाई एफिकेसी बोल दो या एफिशिएंसी बोल दो, पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। अभी हेपा फिल्टर की डेफिनेशन पता चल गई। अब क्वेश्चन आता है कि हेपा फिल्टर किससे बना रहता है। तो हेपा फिल्टर बना रहता है ग्लास वुड और एस्बेस्टोल से बना रहता है। ये सब चीज़ें हम फिल्टर पेपर के बारे में पढ़ेंगे तब हम अलग से ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, बट अभी आपको हेपा फिल्टर की याद करनी पड़ेगी। तो आपको हेपा फिल्टर की पता चल गया कि किससे बना रहता है, ये एस्बेस्टोल और ग्लास वुड से बना रहता है। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेपा फिल्टर ये एयर को क्लीन करता है तो ये कितनी % इसकी एफिकेसी रहती है। तो ये इसकी एफिकेसी रहती है, एफिशिएंसी या एफिकेसी बोल दो, तो इसकी एफिशिएंसी 99.97% इसकी एफिशिएंसी रहती है, 99.97। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किसी की भी 100% एफिशिएंसी नहीं रहती तो इसकी कितनी रहती है, 99.97। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हेपा फिल्टर मिनिमम कौन सी साइज़ का पार्टिकल रोक सकता है। तो ये 0.3 माइक्रो का पार्टिकल रोक सकता है। 0.3 माइक्रो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। जो बैक्टीरिया रहता है उसका भी साइज होता है 0.45 रहता है, मतलब ये बैक्टीरिया को भी रोक देगा ये हेपा फिल्टर।
तो अपनी जो ह्यूमन आई है वो 50 माइक्रो के पार्टिकल को देख सकती है, हम नेकेड आई के अंदर देख सकते हैं। उससे जब बड़ी साइज़ का जो रहता है 50 माइक्रो से बड़ी साइज़ वाला जो पार्टिकल रहता है उसको हम आंखों से देख सकते हैं। जो 50 माइक्रो से छोटा रहता है पार्टिकल उसको हम देख ही नहीं सकते। तो देखो हेपा फिल्टर 0.3 माइक्रो के पार्टिकल को भी रोक देगा इंटर होने से। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हिपा फिल्टर के अंदर से जो एयर पास होती है तो उस एयर की जो स्पीड होती है जिसको एयर फ्लो बोलते हैं वो कितनी रहती है, तो 100 ± 20 क्यूबिक फीट पर मिनट। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम हिपा फिल्टर एक बार लगा लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हिपा फिल्टर हम 5-6 साल उसको देखेंगे नहीं, हमें उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि 0.3 माइक्रो के पार्टिकल को रोकता है कि नहीं रोकता है। रोकता है तो कितना रोकता है, तो 99.97 इसकी एफिशिएंसी है कि नहीं है, ये हिपा फिल्टर अच्छे से वर्क करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए हम इसकी क्या करते हैं, उसको चेक करते रहते हैं, एवोल्यूशन टेस्ट करते रहते हैं हर 6 मंथ में। क्वेश्चन आ रहा है ईयरली में कितनी बार करते हैं, तो ईयर में 2 बार करते हैं और हर 6 मंथ में 1 बार करते हैं। तो इसके लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डॉप टेस्ट बोलते हैं, जिसको डिस्पर्सन ऑयल पर्टिकुलर टेस्ट। एक और टेस्ट होता है जिसको डॉप्टाइल टेस्ट बोलते हैं, वो भी हेपा फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। तो आपको ये पता चल गया। अब हम जो स्टेल प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स काम करते हैं, जो भी ऑपरेटर लोग काम करते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे कपड़े पहन के तो नहीं जाते हुए, वहाँ उनको पहले एक गाउनिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर खुद को पूरा पैक करना पड़ता है, क्योंकि अपने बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे जम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वो भी अगर स्टेल डोजेज फॉर्म वाले एरिया में अपने बॉडी के ही जम्स चले जाएंगे तो नॉन स्टेल प्रोडक्ट बन जाएंगे अपने। तो इसके लिए जो ऊपर से गाउनिंग की जाती है वो गाउनिंग किसकी बनी रहती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वो बनी रहती है टाइवेक्स और डेक्रोन की। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वाइट कलर की जो साइंटिस्ट लोग नहीं कपड़े पहनते वो ही टाइवेक्स की ड्रेस रहती है। इसके बाद हम जब भी प्रोडक्शन एरिया में जाते हैं तो अपने जो हैंड वॉश किए जाते हैं वो कौन से सॉल्यूशन से किए जाते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ नीचे ऑप्शन में प्यूरीफाइड वाटर लिखा रहेगा, वाटर लिखा रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा आंसर। जो भी प्रोडक्शन एरिया रहता है वहाँ पे हैंड वॉश किया जाता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से। तो कितनी इसकी स्ट्रेंथ रहती है, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मोस्टली यूज किया जाता है हैंड वॉश करने के लिए। तो ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे लोग गलत कर लेते हैं ये एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यूज किया जाता है हैंड वॉश को। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये क्लास 100 का एरिया है जहाँ पे पेरेंटल डोजेस फॉर्म बनती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ऑफिसर्स, इसने जो ड्रेस पहन के रखी है ये टाइवेक्स की ड्रेस है। इसने हेयर को भी प्रॉपरली कवर करके रखा है, क्योंकि हेयर के अंदर भी आपको पता डैंड्रफ के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो भी जा सकते हैं। तो अपना क्लास 100 का जो एरिया रिक्वायरमेंट वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें पूरा पैक करना पड़ता है एरिया में जाने से पहले। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो डोजेस फॉर्म है जो स्टेराइल वाले एरिया के अंदर बनाए जाते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हम बनाते हैं ज़्यादातर पेरेंटल प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट और इरिगेटिंग सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्यूशन होते हैं, क्या होता है, ये स्टेराइल सॉल्यूशन रहते हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट रहते हैं। तो इसीलिए हम इसको स्टेराइल एरिया के अंदर इनको बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट है, ऑप्थेल्मिक है, पेरेंटल है या फिर इरिगेटिंग सॉल्यूशन है, इनको बनाया कैसे जाता है डोजेस फॉर्म में, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब चीज़ें अब हम देखने वाले। अब हम देखेंगे कि जितने भी जो स्टेराइल प्रोडक्ट रहते हैं उसके अंदर हम उनको जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आपको पता है पहले तो अपना वो एपीआई जो हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसकी एपीआई होना चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके बाद हम इस एपीआई को मिक्स करते हैं किसके अंदर, व्हीकल के अंदर, ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए। तो इसके लिए एक व्हीकल चाहिए। अब ये व्हीकल 2 टाइप के होते हैं, एक्वस व्हीकल होता है, नॉन एक्वस। एक्वस जो व्हीकल होता है ज़्यादातर हम पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अपने जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट उसके लिए हम एक्वस व्हीकल यूज़ करते हैं। और अगर बात करूँ मैं आईएम वाला जो इंजेक्शन रहता है उसके लिए हम नॉन एक्वस व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जिसमें ऑयल्स रहते हैं ज़्यादातर, अराचीस ऑयल और पीनट ऑयल। तो हम व्हीकल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर व्हीकल्स के बाद हम तीसरी जो चीज़ यूज करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर या फिर जो अपना स्टेराइल प्रोडक्ट के अंदर, वो है एडजुवेंट। तो एडजुवेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सोलिबलाइटिंग एजेंट। तो सोलिबलाइटिंग एजेंट क्या करते हैं, जब अपना एपीआई अपने व्हीकल के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है तो हम उसको अच्छे से डिज़ोल्व करने के लिए हम सोलिबलाइटिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन कौन से एजेंट यूज किए जाते हैं वो सब हम देखेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। फिर हम स्टेबलाइजर एजेंट देखेंगे। इसके बाद हम बफरिंग एजेंट देखेंगे। तो अपने को पता है कि हम ब्लड के अंदर डायरेक्टली आईवी वाला इंजेक्शन डाल ले तो उसका पीएच अपने ब्लड के रिलेटिव होना चाहिए, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अप्रोक्स 7 के करीब होना चाहिए पीएच उस प्रोडक्ट का। तो उसका पीएच मेंटेन करने के लिए हम बफरिंग एजेंट डालते हैं।
कौन कौन से बफरिंग एजेंट डाले जाते हैं वो भी हम चीज़ें अभी देखेंगे। इसके बाद एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी डालते हैं। इसके बाद हम चिलेटिंग एजेंट डालते हैं, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाई एजेंट भी डालते हैं। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो टोनिसिटी एजेंट डालते हैं, टोनिसिफायर एजेंट डालते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो ब्लड के आइसोटोनिक बन जाए। तो ये सब चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? एडजुवेंट के अंदर। तो जितने भी स्टेरॉयड प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एपीआई रहता है, व्हीकल्स रहता है, और तीसरी जो चीज़ रहती है वो क्या रहती है? अपनी एडजुवेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए अभी। अब हम व्हीकल्स के बारे में देखेंगे। तो व्हीकल्स जहाँ पे हम एपीआई को डिज़ोल्व करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस वो जो वाटर सॉल्युबल रहते हैं, वाटर वाले नेचर के रहते हैं, उसको एक्वस बोलते हैं। नॉन एक्वस मतलब ऑयल नेचर वाले जितने भी अपने जो सॉल्यूशंस व्हीकल्स रहते हैं वो सारे क्या? नॉन एक्वस। तो एक्वस के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन जिसको WFI बोलते हैं, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जिसको स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बोलते हैं, और तीसरा है BWFI जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। तो 3 एक्वस व्हीकल यूज़ किए जाते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट में, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन और बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। नॉन एक्वस के अंदर हम ज़्यादातर ऑयल यूज़ करते हैं, पीनट ऑयल है, अराचिस ऑयल जिसको हम कपासी ऑयल बोलते हैं, जो अपना कॉटन सीड होता है उस ऑयल को हम बोलते हैं एराचिस ऑयल बोलते हैं। मोस्ट वाइडली यूज होता है अपने एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट इन पेरेंटल प्रोडक्ट एंड एज वेल एज जो अपने दूसरे ओरल प्रोडक्ट उन सब में भी ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कैप्सूल्स के अंदर। इसी तरह सीसम ऑयल भी यूज़ किया जाता है, सोयाबीन ऑयल भी यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो अराचिस ऑयल यूज़ किया जाता है। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। अब हम वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर फॉर इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है स्टेरॉइड फॉर्म बनाने में। तो इसकी कुछ कंडीशन से उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आता है। पहला ये कि इसको जो स्टोर किया जाता है उसका टेम्परेचर क्या रहता है? वो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए। तो ये टेम्परेचर पूछा जाता है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो विदिन 24 आवर हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। आफ्टर 24 आवर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन ये स्टेराइल रहता है नॉन स्टेराइल रहता है? तो ये क्या रहता है? नॉट स्टेराइल रहता है। मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन ये स्टेराइल नहीं रहता है, बट ये पायरोजन फ्री रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है वाटर फॉर इंजेक्शन इज ए स्टेराइल या नॉन स्टेराइल। तो हमें लगता है कि यार वाटर फॉर इंजेक्शन जो इंजेक्शन बनाने में यूज़ किया जाता है मतलब ये स्टेराइल होगा। तो नहीं, ये स्टेराइल नहीं रहता है, ये नॉन स्टेराइल रहता है, बट ये पायरोजन फ्री रहता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए? तो नॉट मोर देन 10 ppm। तो सॉलिड कंटेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये आपने ग्लास ली, इसके अंदर आपने ये वाटर फॉर इंजेक्शन डाला, फिर हमने क्या किया? इसको इवोपरेट करा दिया। जैसे आप इवोपरेट हो जाएगा तो ये जो खाली हो जाएगा पूरा, तो आप देखो कि जब वाटर पूरा इवोपरेट हो जाता है नीचे कुछ वाइट वाइट सा नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड कंटेंट बोलते हैं, रेजिड्यू ऑफ इवोपरेशन भी इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सॉलिड कंटेंट वाटर फॉर इंजेक्शन का कितना होना चाहिए? तो नॉट मोर देन 10 ppm। आपने घर पे भी देखा होगा मटकी के अंदर जब पानी पूरा उड़ जाता है तो नीचे वाइट वाइट से जम जाता है, तो वो जो वाइट वाइट से डिपॉजिट हो जाता है वो तो बहुत ज़्यादा है, पर वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर भी रहता है, पर वो कितना? 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन की कंडक्टिविटी कितनी रहती है? तो 1 माइक्रोमो रहती है। अब ये मो क्या है? ये यूनिट है कंडक्टिविटी की। ये हम सब एनालिसिस में पढ़ेंगे, जब हम कंडक्टोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पे मो के बारे में, ओम के बारे में, इनकी यूनिट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाटर फॉर इंजेक्शन की आयनिक स्ट्रेंथ कितनी रहती है? तो 0.1 ppm NaCl जितनी रहती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद पूछा जाता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन को कैसे बनाया जाता है? तो क्वेश्चन में ऑप्शन होगा कि ऑटोक्लेव कर देना या फिर अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। तो इसको बनाया कैसे जाता है? इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। तो आपको पता है, आपने देखा होगा डिस्टिलेशन, इस तरह से पूरा इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसके अंदर वाटर रहता है, इसको बॉईल किया जाता है, फिर एक पाइप से होके ऐसे वाटर ऊपर जाता है, फिर फाइनल जाके यहाँ कंडेंस किया जाता है किसी अलग अलग बर्तन के अंदर, तो पानी ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे बॉईल किया जाता है, यहाँ स्टीम बनती है, स्टीम यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? डिस्टिलेशन है। तो डिस्टिलेशन से बनाया जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन को। क्वेश्चन आता है वाटर फॉर इंजेक्शन का पीएच कितना रहता है? तो 7 to 5 के बीच में रहता है, तो थोड़ा एसिडिक रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये नॉन स्टेराइल रहता है, स्टेराइल नहीं रहता है। नेक्स्ट जो अपना सॉल्यूशन है वो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन।
तो देखो वाटर फॉर इंजेक्शन नॉन स्टाइल था, बट ये जो स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन का मतलब क्या है, सेम ही वाटर फॉर इंजेक्शन जैसा ही है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ लगी, स्टाइल। मतलब ये क्या है, इसी स्टाइल भी है और पायरोजन फ्री भी है। वाटर फॉर इंजेक्शन क्या था, वो पायरोजन फ्री था बट स्टाइल नहीं था, बट ये क्या है, ये स्टाइल है और ये पायरोजन फ्री भी है। और इसके अंदर सॉलिड कंटेंट कितना रहेगा, तो जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन में नॉट मोर देन 10 ppm था, बट इसके अंदर सॉलिड कंटेंट कितना रहता है, 20 to 40 ppm। देखो यहाँ थोड़ा कंट्रा इंडिकेट वाला सेंटेंस मिल रहा है। वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर सॉलिड कंटेंट कम था, बट स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है, 20 से 40 है। यहाँ पे ही कन्फ्यूजन हो जाता है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों ज़्यादा रहता है वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, पहले आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से वाटर फॉर इंजेक्शन बना दो। जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन बना, इसको आप क्या करोगे, इसको ऑटोक्लेव कर लोगे। ऑटोक्लेव आपको पता है कि ये स्टेरिलाइजेशन करने का एक प्रोसेस है, जिसमें हम एक पूरा चैम्बर रहता है, उसके अंदर हम हीट करते हैं। तो ये ऑटोक्लेव प्रोसेस के अंदर वाटर फॉर इंजेक्शन को जब हम ऑटोक्लेव करेंगे, तो जो वाटर बनेगा उसको हम बोलते हैं स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन। तो हुआ क्या, इसमें हमने किया क्या, कुछ नहीं किया। वाटर फॉर इंजेक्शन जो स्टाइल नहीं था उसको हमने स्टाइल बना दिया ऑटोक्लेव प्रोसेस से, जिसलिए ये बन गया स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन। एक ही चीज़ है। तो जब हम इसको ऑटोक्लेव प्रोसेस से हम इसको स्टाइल बनाते, इसी टाइम क्या होता है कि ऑटोक्लेव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे उसके वॉल्स के जो डिपोजिशन वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ये जो सॉलिड कंटेंट इसका बढ़ जाता है। वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर सॉलिड कंटेंट 10 ppm रहता है, बट हमने ऑटोक्लेव किया, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका सॉलिड कंटेंट बढ़ गया। तो इसीलिए 20 to 40 ppm इसका सॉलिड कंटेंट रहता है। स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन का pH कितना रहता है, तो 5.5 रहता है। अब नेक्स्ट जो है वो है बैक्टीरियो वाटर फॉर इंजेक्शन। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इनमें। जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डाल देंगे, मर्क्यूरियल वगैरह कुछ डाल देंगे। वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर क्या किया हमने, बैक्टीरियोस्टैटिक कोई मटेरियल एजेंट डाल दिया, जिससे क्या बन गया, वो बैक्टीरियो वाटर फॉर इंजेक्शन बन गया। तो ये सिंपल सा है। तो ये कब यूज किया जाता है, जब मल्टी डोज पेरेंटल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई एडमिट रहता है हॉस्पिटल के अंदर, तो एक बहुत बड़ा एमोक्सिलिन का इतना बड़ा वायल्स रहता है। तो एक बार नर्स क्या करती है, उसको सॉल्यूशन बना देती है, फिर उसको दिन में 5-6 बार निकाल के इसी वायल से बार बार देती रहती है डोज। मतलब मल्टीपल डोज में जब पेरेंटल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पे हम बैक्टीरियो वाटर फॉर इंजेक्शन यूज करते हैं। ये सिंपल सा चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है, स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है और बैक्टीरियो वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है। तीनों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये हमने व्हीकल्स कवर कर लिया। तो हमने व्हीकल्स में ये एक्वस पूरा व्हीकल कंप्लीट कर लिया। नॉन एक्वस में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अराजी सॉइल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पीनट ऑयल यूज़ किया जाता है। तो ये नाम ही इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद करोगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। तो ये जो नॉन एक्वस व्हीकल, ये ज़्यादातर IM प्रोडक्ट जो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस बनते हैं वहाँ पे, या जो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन बनते हैं वहाँ पे हम नॉन एक्वस व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो इसमें वही ड्रग डिजोल्व होती है जो ऑयल सॉल्युबल रहती है। और एक्वस व्हीकल जो पेरेंटल प्रोडक्ट रहते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट रहते हैं, वहाँ पे हम एक्वस व्हीकल्स यूज करते हैं। तो हमने व्हीकल्स देख लिया। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर हम एडजुवेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर एडजुवेंट जैसे अपना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम फाइनल लास्ट में जाएंगे कंटेनर्स के ऊपर, जिसके अंदर हम क्लोजर जो होते हैं, कैप वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ग्लास कंटेनर के बारे में, प्लास्टिक कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम एवोल्यूशन पैरामीटर देखेंगे, जिसके अंदर हम क्लियरिटी टेस्ट देखेंगे, उसके अंदर हम पायरोजन का टेस्ट देखेंगे, टोनिसिटी फाई एजेंट वाले जो टेस्ट रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। शेयर करो मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।